कथा कहे सो कथक कहलावे। जी हाँ, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की बेहद खूबसूरत विधा कथक, जिसके विषय में ये कहा जाता है कि जब मंदिरों में कथक किया जाता था, कथा वाचन किया जाता था, वो वैसी शैली थी जिसे देखकर आप कह सकते हैं कि उस अद्भुत नृत्य शैली भाव भंगिमाओं से आप ईश्वर की आराधना करते हैं। कथक एक ऐसी ही साधना है और आज हमारे बीच एक ऐसी ही साधिका जो कि अपनी नृत्य साधना से अनवरत बाल्यकाल से ही ये साधना कर रही हैं। हमारे बीच ये है नारी शक्ति में जिनका आज हम परिचय कराने जा रहे हैं। हमारे बीच हैं श्रीमती नीलांगी कलंत्रे जी, जो कि मध्य प्रदेश की संस्कार धानी कहे जाने वाले जबलपुर से हमारे बीच हैं, और आपने लखनऊ जयपुर घराने से भी आपने शिक्षा दीक्षा हासिल की। और आइए हम उनसे ही जानते हैं कि किन किन महागुरुओं से उन्होंने शिक्षा दीक्षा हासिल की। लेकिन सबसे पहले ये है नारी शक्ति। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद, आपने हमें यहाँ इनवाइट किया, इसके लिए धन्यवाद। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। और सबसे महत्वपूर्ण क्योंकि आज हम उस विधा के विषय में बात करने वाले हैं जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की बेहद खूबसूरत विधा है। सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कथक, इसके बारे में थोड़ा बताएं और कैसे आपका रुझान हुआ बाल्यकाल से ही कि मुझे कथक में ही जाना है। जी, कथा कहे सो कथक कहलावे, ऐसे कहते हैं जी। तो ये बहुत परंपरागत चलते मंदिरों से इसकी शुरुआत हुई और आगे वो दरबारों में गई। उसके बाद वहाँ थोड़ा सा नीचा उसको लिखा गया, उसके बाद स्टेज पे गई और अब उसको बहुत मान्यता मिली है। मैं जब 7 साल की थी तब से ये नृत्य सीख रही हूँ कि शुरू में हमें तो पता नहीं होता। मेरे पेरेंट्स, मेरी माँ जिसको नृत्य पसंद था पर वो सीख नहीं पाई थी, इसलिए उन्होंने मुझे 7 साल की थी तभी कथक नृत्य सीखने के लिए डाला। बस मेरा नसीब ये अच्छा है कि शुरू से ही सबको गुरु अच्छे मिलना के भाग्य नहीं होते। तो शुरुआत में ही मुझे 7 साल की उम्र से अच्छे गुरु मिल गए और उनसे मैंने शिक्षा लेना प्राप्त किया। तो 7 वर्ष की उम्र से कथक का प्रशिक्षण नीलांगी जी ने शुरू कर दिया और अनवरत अब तक आप कथक आप ना केवल आपने सीखा बल्कि आप विगत 24 वर्षों से, मैम सही कह रही हूँ तो 24 वर्ष हो गए आपको कि आप शिक्षा भी दे रही हैं। सबसे पहले ये भी जानना चाहेंगे, आपने कहा कि आपकी माता जी चाहती थी कि वो नृत्य करें लेकिन वो कर नहीं पाई, और ऐसा माना जाता है कि एक माता के जो सपने होते हैं वो उनके बच्चे पूरे करते हैं और आप उनके सपनों को पूरा कर रही हैं। जब पहली बार आपको स्टेज में देखा आपकी माता जी ने, कैसे भाव रहे होंगे? क्या लगा उनको कि अब मेरी बेटी मेरे सपने पूरे कर रही है? जी, पहले क्या मतलब पहले प्रोग्राम में तो उनको बहुत आंखों में आंसू आ गए थे, पर हर बार अभी भी जब भी वो मुझे प्रोग्राम करते हुए देखती है तो उनके भाव वही होते हैं, हर बार उतना ही वो इमोशनल हो जाती है और उनको बहुत अच्छा लगता है। तो बिल्कुल अपनी माता का सपना अभी तक वो पूरा कर रही हैं। और नीलांगी कलंत्रे जी को बता दूं मैं, आपकी 24 वर्षों से आप शिक्षिका भी हैं कथक की। आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो चुका है, कैसे कैसे पड़ाव, क्योंकि कभी ऐसा लगता है कि हम इस नृत्य शैली में जा रहे हैं, शुरुआती दौर में बहुत कठिनाइयाँ भी आई होंगी, कभी ऐसा लगा होगा कि नहीं मुझे अब शिक्षा के अलग क्षेत्र में जाना चाहिए, लेकिन आपने कथक को चुना और अब निरंतर आप इसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उन उतार चढ़ाव के विषय में भी जानना चाहेंगे क्योंकि ये है नारी शक्ति, हमारा वो कार्यक्रम है जो आपको प्रेरणा देता है। और अगर आप चाहते हैं कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में आप भी अपना करियर बनाना चाहते हैं तो नीलांगी जी से समझेंगे कि क्या कभी ऐसा लगा कि मैंने ये जो करियर चुना है या मैंने ये जो विधा चुनी है, क्या कभी बदलना चाहिए या वाकई बहुत खूबसूरत है ये रास्ता? नहीं, खूबसूरत तो रास्ता है ही, पर इसमें कठिनाइयाँ तो ज़रूर बहुत सारी आई। जैसे आप बोलते हैं कि स्त्री को फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी होती है, उसमें अड़चनें बहुत आती है, हर नारी को ये फेस करना पड़ता है। तो वैसे मेरे साथ भी हुआ। वैसे मैं पूना से हूँ, पूना में जितना माहौल अच्छा था, शादियों के जबलपुर में आई उतना माहौल जबलपुर में तब था नहीं। तब मुझे थोड़ा लगा, तब पता नहीं मैं कहाँ आ गई, पर बाद में मुझे अच्छा लगा कि मैंने अच्छे गुरु से शिक्षा ली। यहाँ के बच्चों के पास उतना ज्ञान नहीं है कथक के बारे में, तो भगवान ने मुझे चुना है उनको वो ज्ञान बांटने के लिए। तो पिछले 24 साल को मैं उनको सिखा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने काफ़ी सारे बच्चों को तैयार किया। कुछ बच्चे MA हुए, कुछ डॉक्टरेट हुए और
इसमें कथक में आगे काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल कथक में लगातार आपके जो तमाम शिष्य हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे जो मध्य प्रदेश के ख्याति नाम महोत्सव होते हैं, मांडू महोत्सव में भी आप शिरकत कर चुकी हैं और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, आप लगातार विश्व पटल पर भी आगे बढ़ रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे किन किन महोत्सव में मैम आप शिरकत कर चुकी हैं, हमारे तमाम दर्शकों को बताएं और अनुभव आपका कैसा? जी, दिल्ली में कालका बिंदादिन महोत्सव होता है। शरद चंद्रिका महोत्सव वो बहुत प्रेस्टिजियस माना जाता है। कमानी ऑडिटोरियम में ये चीज़ें होती थी। तो यंग एज में मैंने वहाँ प्रस्तुतियाँ दी और मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। बिरजू महाराज जी, चौरसिया जी और बहुत बड़े बड़े कलाकार सामने बैठे हुए थे मेरी प्रस्तुति देखने के लिए। और बिरजू महाराज जी खुद स्टेज पे आके उन्होंने मेरी प्रशंसा की और मेरे गुरुजी को बोले थे कि इतने अच्छे हीरे आप कहाँ से चुन के लाते हैं। तो ये इससे बड़ी कॉम्प्लीमेंट मैं खुद के लिए कोई भी नहीं मानती। तो उसके बाद मतलब बहुत मध्य प्रदेश में, स्विट्ज़रलैंड में जजमेंट में गई हूँ, वहाँ पे प्रस्तुतियाँ दी है। यूके में मैं गई हूँ, यूके में मेरी प्रस्तुतियाँ, बाली, सिंगापुर, ऐसे बहुत जगह तो बिल्कुल मध्य प्रदेश के अलावा हिंदुस्तान के बहुत खूबसूरत मंचों पे आप कथक की प्रस्तुति दे चुकी हैं और इसके अलावा आप विश्व पटल पर भी हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। कथक के विषय में आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कहा जाता है कि कोई शैली में अगर आप होते हैं तो कुछ एक प्रयोगात्मक शैली का भी इस्तेमाल किया जाता है, कुछ नवाचार किया जाता है। पहले तो कथक के विषय में हमारे दर्शकों को बताएं क्योंकि हमारे भारतीय नृत्य शैली की परंपरा तो है लेकिन शायद बहुत से लोग के विषय में नहीं जानते। जी, मैं परंपरा से जुड़ने वालों में से हूँ। नवीनता तो होनी चाहिए पर परंपरा अपनी छोड़नी नहीं चाहिए, इस पे मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो बच्चों को सिखाते समय या कोई नए प्रयोग करते समय, प्रोग्राम करते समय ट्रेडिशनल तो मैं दिखाती ही हूँ लोगों को, उसके साथ एक दो चीज़ें ऐसे दिखाती हूँ जिसमें नवीनता हो, नवीनता के विषय हो। जैसे मेरे गुरु जिन्होंने ये विचार हमें दिए, जैसे कि आपने नारी शक्ति के बारे में बताया, तो उन्होंने एक कठपुतली विषय लिया था। कठपुतली जैसे धागों में बंधी होती है और उसके साथ ही सबके, जैसे हमारा समाज है उससे नारी उसके साथ नाचती है, उनके धागों के साथ चलती है। तो एक कठपुतली सोचती है कि नहीं, मुझे ये धागे तोड़ देने हैं, मुझे इन बंधन से मुक्त होना है। पर ये इतना आसान नहीं है हर नारी के लिए। पर कुछ नारियाँ ऐसे भी होती है, उससे वो अलग हट के काम करके दिखाती है। इसमें उनको अड़चनें बहुत आती है पर फिर भी करती है। इस तरीके के अनेक विषय हमने किए हैं नवीनता वाले, जो हम करते हैं और करते आ रहे हैं, पर उसके साथ ट्रेडिशनल चीज़ें भी करते हैं। वो भी मुझे लगता है आगे बढ़ाना ज़रूरी है, नहीं तो वो उसमें हम कमतरता होती जाएगी और वो कहीं ना कहीं खत्म होते जाएगा, ये ना हो। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो हमारी पारंपरिक शैली है उसकी वो जो नवीनता के साथ साथ वो प्राचीनता भी बनी रहे और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा हो कि कैसे इसका ओरिजिन हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई। जैसे नीलांगी जी आपने बताया कि मंदिरों से इसकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये शैली जो है अब इस तरीके से आत्मसात की जाने लगी कि कहीं ना कहीं हम इसे ग्रेसफुल डांस के तौर पर देखते हैं। और मुझे लगता है शायद बॉलीवुड ले लीजिए, हॉलीवुड ले लीजिए, आप थोड़ी देर के लिए थिरक सकते हैं, लेकिन जो भाव भंगिमाएं, नीलांगी जी के चेहरे का ग्रेस देखिए, उनकी आंखों की भाव भंगिमाएं देखिए, और ये भाव भंगिमाएं वाकई बताती हैं कि एक नृत्य में भावम, रागम, तालम, जो ये महत्वपूर्ण ये भाव होते हैं। कथक की कुछ अगर शैली, क्योंकि मुद्राओं की भी यहाँ पर बात होती है, अगर क्योंकि हम आपको यहाँ नृत्य करने को तो नहीं कह सकते, कुछ मुद्राएं अगर आप बता सकें हाथों के माध्यम से, एक्सप्रेशन के माध्यम से। जैसे कि डेलिकेट मूवमेंट्स इसमें होती है। कथक की खासियत ये है कि चक्कर और फुटवर्क इसमें होता है, पर इसमें ग्रेसफुल मूवमेंट्स बहुत सारे होते हैं। तो वो एक छोटा सा कवित्व मैं आपके सामने दिखाना चाहूँगी। मैं चाहती थी मधुर धुन चाली रे गुमा, मेरे सिर दर गुर, मैं तो डगर नगर की गलियों में रुके का, मांगे रे अनोखे दा,
कहूँ न जाए बाकी चोर जबर की, आगे देखो पाछे देखो कोई सखी संग नहीं, सरक सरक गई सारी सखी संग की, कर मोरा पकड़ कलाई मोरी मरुडा, करक करक गई सारी चोरी कर की, करक करक गई सारी चोरी कर की, क्या बात है, करक बहुत करक गई सारी चोरी कर की। ये जैसे ग्रेसफुल है, इसमें जी। प्रहलाद जैसे भी विषय होते हैं। बहुत सुंदर, ये भाव भंगिमाएं इतनी खूबसूरत, शायद मैं इसमें खो गई। हाँ, इतना खूबसूरती से आपने, जैसे मैंने कहा, एक ग्रेस जो होता है वो ग्रेस नजर आ रहा है। और कथक में आप एक कहन कहते हैं, कहन के साथ आप भाव भंगिमाएं करते हैं। उसके बाद जो स्पिन्स होते हैं मैम, इसका भी बहुत हाँ, महत्व बहुत ज़्यादा होता है। महत्व होता है स्पिन्स का, फुटवर्क का। जी। पर मैंने आजकल देखा है कि स्पिन्स और फुटवर्क इसी में लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और लोगों को अट्रैक्ट लोग उससे ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल वो ज़्यादा करते हैं। पर अभी मैंने जो जी। चीज़ें दिखाई है ना, एक्सप्रेशंस और बॉडी जेस्चर्स, इसका इस्तेमाल कम हो रहा है। वो मैं चाहती हूँ कि लोगों तक नई पीढ़ी उसका भी इस्तेमाल करे, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जी। जैसे मैंने बताया कि अभी जैसे मैंने कवित किया, ऐसे कथक में लमछड़ कवित भी बहुत सारे होते जी। हैं, तो उसका भी एक छोटा मैं दिखाना चाहूँगी। जैसे ये एक गोपी के बारे में था, नाजुक सा, वैसे प्रहलाद के बारे में भी बहुत बड़ा लमछट कविता है। उसका एक छोटा पार्ट बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बैठे बैठे दिखाना चाहूँगी कि जी। लोगों को ये भी पता चले कि ऐसे विषय भी कथक में हम कर सकते हैं। हिरण्यकश्यप राक्षस था, एक प्रमत्त और निष्ठुर द्रौपदी, पर भक्त महा था शिव जी का, क्यों गान ध्यान तप घोर अति। ओम प्रकट भय संतुष्ट सदाशिव, दिया असुर को ये वरदान, मर्त्यामर गृह के भीतर बाहर, कोई न उसके हरेंगे प्राण, रवि न बनेगा साक्ष्य मृत्यु का, निशान उसका घेरे अन, निश्चिंत करेगा राजसुर, रहे राजश्री पर सदा बसंत। आहा, कितना तो खूबसूरत। इस टाइप के विषय भी इसमें कर सकते हैं। जी। जनरली कृष्ण शिव के ऊपर ज़्यादा चीज़ें की जाती है, पर मतलब कथक ऐसी चीज़ है कि आप इसमें अनगिनत स्टोरीज, ले अनगिनत सकते हैं। कथाएं दिखा सकते बिल्कुल, हैं। तो कथाओं को एक खूबसूरत कहन के साथ मंच पर उसकी भाव भंगिमाओं, ताल और राग का एक खूबसूरत सा जो कॉम्बिनेशन होता है, मिश्रण होता है, जब वो स्टेज पर आता है। और जब नीलांगी जी हाथों से वो मुद्रा कर रही, तो मुझे लग रहा था कि काश मैं आपको वो खड़े होकर वो स्पिन्स के साथ वो मुद्राएं देख सकती, लेकिन यकीनन बहुत खूबसूरत। और आपको बता दूं कि बहुत सारे आपने अवार्ड हासिल किए हैं, और बाल्यकाल से आप लगातार कथक शैली में आगे बढ़ रही हैं, और बहुत सारे जो अभी आने वाले जो भविष्य के नौनिहाल हैं उनको भी सिखा रही हैं। मैम, मेरे मन में एक प्रश्न ये आता है, जब मैंने आपकी भाव भंगिमाएं देखी तो ऐसा लगता है कि क्या जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है वो बहुत कठिन है? मुझे कितना वक्त लगेगा इन भाव भंगिमाओं को आत्मसात करने में, या कितने समय में सीख सकती हूँ? उसके लिए किस तरीके से आप बच्चों को प्रिपेयर करते हैं? नहीं, इससे ये साधना है, तपस्या है। तो आजकल के बच्चों को लगता है कि ये बस हम गए और 6 महीने में हमें पूरी कला आ गई। जी। तो ऐसे नहीं होता। अभी जैसे कि एक सादा सिंपल मटका उठाना है, तो उसके हाथ कैसे होने चाहिए, उठाने के लिए कितना वजन लगता है, हाँ, वो कैसे दिखाना है, जाना है, तो ये सब चीज़ें देखने में लगता है बहुत आसान है, पर ये इतनी आसान नहीं है। इसके लिए बहुत तपस्या, साधना करनी पड़ती है। ये बच्चों को आजकल के समझना चाहिए और उतनी तपस्या करनी चाहिए। आजकल के जो रील्स बनते हैं जिसमें फेमस तो आप होते हैं, पर वो इंस्टेंट मैगी टाइप के होते हैं, थोड़े देर के लिए है, फिर हवा में उड़ जाते हैं टाइप के होते हैं। पर जो तपस्या साधना करते हैं और पूरे डेप्थ में अंदर तक जाते हैं, वो नृत्य अलग दिखता है और अलग अंतरकाल तक वो टिकता भी है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये रील्स की जो दुनिया है वो ये समझे कि हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं, जो हमारी भारतीय शैली है, उसमें एक अलग खूबसूरती है, और ये चिरकाल से रही है, चिरकाल तक रहेगी, प्राचीनतम शैली है। और नीलांगी कलंत्रे जी आज ये है नारी शक्ति में हमारे साथ हैं। नीलांगी जी, हमारे साथ बहुत सारी जो नारी शक्तियाँ हैं वो इस पर्दे के पीछे भी हैं, आप हमारे बीच पर्दे के सामने हैं। क्या हमारे नारी शक्तियों को कहना चाहेंगी कि कोई विधा अगर आप आत्मसात करते हैं और
कथक जैसी खूबसूरत सी विधा, और वो चाहती हैं कि इसको सीखें, क्योंकि बहुत सारे आपने बताया हर्डल्स भी आते हैं, बहुत सारे व्यवधान भी आते हैं, लेकिन निरंतर वो कहते हैं ना कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो निश्चित तौर पर एक कलाकार की वही एक जीवन शैली होती है। कुछ और जानना चाहेंगे आपके इस कथक के पूरे इस नहीं, सफर के लिए? मैं मेरे गुरु जी को, गुरु रोहिणी भाटे जी और गुरु शरदिनी गोले जी को बहुत इसके लिए मानती हूँ कि उनके कारण जो भी आज मैं हूँ उनके कारण हूँ। गुरु रोहिणी भाटे जी ऐसे बहुत कम गुरु होते हैं जिनके पास वो साहित्य, गायन और नर्तन में तो अच्छी थी ही, पर ये तीनों चीज़ें उनमें अवगत थी, सब में पारंगत थी। तो वो जो भी उन्होंने कोरियोग्राफीज की थी उसका साहित्य, संगीत वो खुद देती थी, और नृत्य कोरियोग्राफीज तो वो खुद करती ही थी। तो इससे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिला कि पूरा हम उसमें, मतलब डांसर को ताल समझना, राग समझना, सभी संगीत के बारे में समझना, साहित्य के बारे में, पौराणिक कथा के बारे में समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो तभी आप सभी चीज़ें जब जान पाओगे तो आप उसका विस्तार कर पाओगे। बिल्कुल। यहाँ मैम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि जैसे आपने बताया कि आपकी माता जी का सपना था कि आप पूरा करें, आपके परिवार का अगर मैं एक यहाँ बात करना चाहूँ, कितना सपोर्ट, क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है कि एक महिला जो है वो एक पुरुष की तरक्की में तो कहीं ना कहीं भागीदारी होती है, लेकिन महिला के लिए पूरा का पूरा परिवार अगर सपोर्टिव होता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बहुत सारे व्यवधान छूट जाते हैं। कैसा आपका पारिवारिक माहौल रहा शुरुआती दौर से? बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली मैं गुजराती हूँ, तब तो गुजराती मतलब थोड़ा होता है कि कंजर्वेटिव माइंडेड लोग थे, पर मेरे पेरेंट्स वैसे नहीं थे। उन्होंने मुझे शुरू से डांस करवाया, उसके बाद उसमें भी मतलब एजुकेशन में मैं कंप्यूटर लाइन में जा रही थी, पर इसमें उन्होंने देखा कि इसको नहीं, इसी में उसका रुझान है। और प्रोग्राम्स तब तक मैंने गुरुजी के साथ बाहर जाना भी शुरू किया था, तो उन्होंने सोचा नहीं, इसको इसी फील्ड में जाना चाहिए। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले और मुझे उसी लाइन में डाला। जैसे मैंने कहा कि कोई भी आपकी ज़िद हो या आपके मन की इच्छा हो तो आप उसको रोक, कुछ काल तक आपका वो हो सकता है कि आप उस राह से कहीं हट गए, पर आपकी ज़िद हो और उसके बारे में प्यार हो तो आप वापस उस राह पे आ ही जाते हो। वैसे मेरे बारे में हुआ कि मेरी शादी के बाद मैं जबलपुर में आई, मुझे ट्रिपलेट्स है जी, तो उसके कारण फैमिली, बच्चों को इसमें मुझे लगने लगा था पता नहीं मेरा डांस छूट तो नहीं जाएगा। तो ये सभी महिलाओं के लिए मैं बताना चाह रही हूँ कि जो कला या किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और बीच में प्रॉब्लम्स लेडी को आती ही आते हैं, तो उससे निराश ना हो। थोड़े दिनों बाद अपने आप, अगर आपने उसमें रुझान है, अगर आपकी ज़िद है, तो आप वापस उस फील्ड में आ सकते हो, जो कि मैं 14-15 साल बाद वापस इस फील्ड में आई। 14-15 साल का गैप जी। बिल्कुल। देखिए, यकीनन आप जिस तरीके से बात कर रही हैं, और एक अगर नृत्य की बात करें तो निश्चित तौर पर नृत्य ईश्वर की साधना है, अपने आराध्य की आराधना है, और जब आप आराधना ऐसे करते हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर स्वयं आपके लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। और यही वजह है कि नीलांगी जी ने कहा कि उनका पहले जो बचपन का माहौल रहा, माता पिता तो सपोर्टिव रहे, लेकिन एक लंबा समय, हालांकि ससुराल पक्ष में कहीं ना कहीं बहू को थोड़ा कहा जाता है कि आप पहले घर देखिए, परिवार देखिए, लेकिन सपोर्ट देखिए कि आज नीलांगी जी यहाँ पर मौजूद हैं और मध्य प्रदेश से साथ हिंदुस्तान और एक नारी शक्ति के तौर पर आप यहाँ परिलक्षित हो रही हैं। और एक बार पुनः हम आपको शुभकामनाएं और बधाई देते हैं कि इतने अच्छे से, और देखिए एक चेहरे पर जो भाव है वो तो खूबसूरत है ही, लेकिन कथक का और अपनी भाषा शैली का एक तरीका जो होता है कि आप उस भाव को व्यक्त कर रही हैं, और कहन, कथा का जो कहन है आप किस तरीके से कहते हैं। और देखिए मीरा का जब हम संवाद सुनते हैं, ये भी कहा जाता है कि भक्ति मार्ग जी, ये पूरा कथक मतलब कोई भी कला हो जी, ये आपको भक्ति का मार्ग है ईश्वर तक पहुंचने का। तो सभी कलाओं के द्वारा जी आप ईश्वर को पा सकते हो। बिल्कुल। तो कला एक खूबसूरत सा कहीं ना कहीं साधना है, और नीलांगी कलंत्रे जी लगातार इस साधना को कर रही हैं। नीलांगी जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो, जैसे आपके प्रेरणा स्रोत बहुत सारे रहे होंगे, किनको देखकर मैं ऐसा सीखूं, अभी किनको आप अपनी प्रेरणा मानती हैं, या अभी भी ऐसा लगता है कि इस मुकाम तक मुझे और जाना है? देखिए, ये मुकाम तो
मतलब हमेशा ऐसे होता है ना, आपका एक गोल होता है, वहाँ जी। पहुँचने के बाद एक नया गोल होता है, बिल्कुल। पर ये ज़िंदगी में होना चाहिए। मतलब अभी भी सीखना कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। जी। अभी भी मुझसे बड़े गुरु हैं जिनसे मैं सीखने की चाह रखती हूँ। जी। तो गुरु प्रेरणा श्रीमाली जी है, गुरु राजेंद्र गंगानी जी है, तो जिनसे भी मैं बार बार जाके मार्गदर्शन लेती आती हूँ। तो सीखना ये निरंतर होना चाहिए, तभी आप बढ़ते हो और आगे के मुकाम पे पहुँच सकते हो, ये मैं मानती हूँ। बिल्कुल, तो लगातार अनवरत सीखते रहिए और नीलांगी कलंत्रे जी भी अभी भी लगातार उस दिशा में आगे हैं। नीलांगी जी, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? और क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब आप एक राह पर चलते हैं तो बहुत सारे पड़ाव आते हैं, मंजिल बहुत बाकी होती है। जी, जी। कहाँ तक की मंजिल आपने सोच रखी है कि मुझे और क्या कुछ फ्यूचर में प्लान करना है इस विधा को लेकर? बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्रोग्राम्स है, अभी तक मैंने खजुराहो में प्रस्तुति नहीं दी, जी। वो एक मेरा सपना है, वो करना है। और मैं चाहती हूँ जबलपुर की मेरी जो स्टूडेंट्स हैं, अभी आजकल ये हो गया है कि ऑनलाइन भी मेरे पास दुबई से बच्चे जी। सीख रहे हैं, बेंगलोर से सीख रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ वो भी इतने मुकाम पे चले जाए कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो भी जाके परफॉर्म करे और सिखाए। तो वो भी अगर मैं खुद जो नहीं कर पाई, जो मेरे बच्चों ने करके दिखाया, जी। तो उसमें गुरु की खुशी भी बहुत बड़ी होती है। तो मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स भी बड़े मुकाम तक पहुँचे, ये मेरी कोशिश है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक गुरु के लिए जो आत्मसंतुष्टि ये होती है कि उनके सिखाए गए जो शिष्य हैं वो उस मुकाम को हासिल करें। खजुराहो की आपने बात की और मध्य प्रदेश का बहुत ही खूबसूरत ये इवेंट होता है जहाँ पर अमूमन ऐसा लगता है कि वाकई जो अप्सराएं हैं वो उतर कर आ गई हैं। यहाँ पर हम बिल्कुल ये कामना करते हैं और कि आप वहाँ पर नजर आएँ, उसके बाद में एक बार फिर नारी शक्ति में हम आपका इंटरव्यू करें। आपकी डांस तो आप करते ही हैं, कथक आप करते हैं, और क्या कुछ हॉबीज हैं एज अ डांसर? क्योंकि आपसे समझना चाहेंगे कि उस विधा के साथ साथ और क्या क्या कुछ आप करना पसंद करते हैं? मैं ड्राइंग पेंटिंग करना मुझे बहुत पसंद जी। है, पर उसमें ज़्यादा मतलब ऐसा होता है ना कि कभी डांस अगर बीच में टाइम मिलता है मुझे, जी। तो मैं ड्राइंग करती हूँ, रीडिंग करती हूँ, मतलब एम्ब्रॉयडरी, क्राफ्ट, ये चीज़ें भी मुझे पसंद है। मेरे बच्चों को भी कभी डांस नहीं तो मैं ये कोशिश रहती है कुछ उनको कथा ही सुना दी, जी। कोई पुरानी कथा सुना दी या उनसे कुछ क्राफ्ट ही करवा लिया। तो मेरी ये कोशिश रहती है बच्चों को सिखाने की डांस के साथ साथ आप बाकी चीज़ें भी बहुत सारी है जो आप जी। सीख सकते हो और जिससे आपको खुशी मिल सकती है। तो बिल्कुल, तो बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं और देखिए सब कुछ कलात्मक पक्ष है जो कि एक अलग अलग तरीके से आगे बढ़ता है। यहाँ एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, युवा पीढ़ी जो है, जैसे आपने रील की बात की, रील को लेकर कहा जाता है कि बॉलीवुड गाने पे आप थिरक लेते हैं लेकिन उसका वो मज़ा नहीं आता, लेकिन आप जब कथक करते हैं तो एक अलग एक अनुभूति होती है। जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? क्या कुछ विशेष आप में गुण ऐसे होने चाहिए जिनको लेकर आप आगे प्रयासरत रहें ताकि आप कथक में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन आगे कर सकते हो और इस दिशा में आपके लिए कारगर रहे? नहीं, जैसे कि पहले होता था दूरदर्शन, आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि इतने बड़े इंटरव्यूज़ लेके लोगों को दिखा रहे हैं और दूरदर्शन के अच्छे अच्छे क्लासिकल प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो ये मैं चाह रही हूँ रील्स या इंस्टा के लोग या ऑनलाइन जो भी मीडिया है उसमें ये चीज़ें ज़्यादा दिखाई जाए, ना कि सिर्फ इंस्टेंट वाले रील्स, जी। है ना। आजकल बोलते हैं बॉलीवुड कथक, अब बॉलीवुड कथक कुछ नहीं होता। आप में कथक के हल्के से मूवमेंट्स बॉलीवुड में डाल रहे हैं तो वो बॉलीवुड कथक नहीं हुआ। तो ऐसे कुछ ट्रेंड बनते जा रहा है जिसको ख़त्म करना चाहिए। कथक एक अलग चीज़ है, बॉलीवुड सॉन्ग्स एक अलग चीज़ है जी। जिसमें कथक का इस्तेमाल ज़रूर होता है पर वो कथक नहीं हुआ। ये आजकल की पीढ़ी को समझना चाहिए। बिल्कुल, तो आजकल की पीढ़ी को ये समझना होगा और मुझे लगता है जो नीलांगी कलंत्रे जी ने आपको समझाया है यकीनन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसी ही नारी शक्ति आगे चलकर, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान और विश्व पटल पर जो हमारा नाम रोशन कर रही है। नीलांगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और मुझे भी ऐसा लगता है कि यकीनन आपको हमारा यह एपिसोड बहुत पसंद आया होगा और अगर आप भी भाव पक्ष, कला पक्ष से जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की ये बेहद खूबसूरत विधा
विधा कथक, जिसके बारे में हमने आज चर्चा की। और नीलांगी कलंत्री जी ये है नारी शक्ति में हमारे साथ रही। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद होगा। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक ऐसी ही नारी शक्ति को लेकर जो कि न केवल पारिवारिक बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय तौर पर भी एक प्रेरणा स्रोत है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।